गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और विरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारे साथ मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बैंक से विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपने फ्रेश ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉचेस में आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा जुड़ने वाले हैं। उनसे करेंगे एक बातचीत। मार्केट है डेज हाई, फिर से मार्केट ने आपको डिप दी और फिर से अगर आपने उस डिप को बाय किया तो मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया 25,105 निफ्टी पर। अब हम जा रहे हैं वापस कल के हाई और ऑप्शंस जोन की तरफ। उसे अगर आपने क्रॉस किया, वैसे एक 10-15 के आसपास एक रिविजिट करेंगे मार्केट को, तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और आज बैंक निफ्टी भी मूड में है। बैंक निफ्टी भी अब करीब करीब 117 पॉइंट ऊपर, लेकिन क्लियरली फिर से एडवांटेज ले रहा है निफ्टी IT। लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, 250 पॉइंट नीचे खुला निफ्टी IT इंडेक्स और अब इस समय ग्रीन में। इसका मतलब इंट्राडे में सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्शन आया वो आया IT में और उसको लीड किया विप्रो ने, उसके साथ साथ TCS। उसके अलावा FMCG नामों में अच्छी बाइंग है इस समय, एशियन पेंट्स, HUL। और अब जो स्टॉक मूव कर रहा है वो है ICICI बैंक। एक बार ICICI बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। ICICI बैंक डे हाई पर। वीरू जी हाँ, तो ये छोटी सी समरी थी अब तक के बाजार की, क्या डिलीवर कर रहा है क्या नहीं। निफ्टी बैंक अब करीब करीब 31,51,273 मीन्स कल के हाई को क्रॉस करता हुआ पैनल आपकी स्क्रीन पे है जो हमारे साथ इन ट्रेड्स को शेयर करेगा। पहले चलते हैं सचिन जी के पास, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक क्लियरली यहाँ पर जो फोकस रखना है वो निफ्टी बैंक पे रखना है। जिस तरीके से डेटा है 51,50 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस इसने रिकन्फर्म किया है, प्लस 30 मिनट्स चार्ट पे एक डायमंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में इनफैक्ट एक अच्छा मोमेंटम वाली रैली नजर आनी चाहिए। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 51,685 तक की अपमूव निफ्टी बैंक में ही नजर आ सकती है। एंड वहां पर मुझे लग रहा है ICICI बैंक का कंट्रीब्यूशन काफी शानदार रहेगा। अगर हम ओवरऑल पैटर्न डेवलपमेंट्स देखें तो एक क्लासिक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है। एंड जिस तरीके से रोल ओवर डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1800 लेवल के भी पार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से सितंबर 1256 के पार होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 1224 के आसपास लगाने हैं ICICI बैंक में, एंड खरीदारी करनी है 1256 के पोजिशनल टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, वो है बजाज फिनसर्व। सेटअप काफी स्ट्रांग है, यहाँ पर भी एक सिमिलर फ्लैग फॉर्मेशन है, कंटिन्यूएशन ऑफ द मूव नजर आ रही है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1805 तक का एक स्विंग बन सकता है। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। सितंबर के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 1728 पे लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 1785 का स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली 1805 तक की हेडरूम अवेलेबल है। ओके। मानस, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। देखिए, जो दो ट्रेड है, पहला तो दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न अगर आप देखिए तो 3-4 दिनों से हम लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, लेकिन आज 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हुआ है। मेरे ख्याल से दीपक नाइट्राइट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 2884 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 2995 के आपको टारगेट सेट करने हैं दीपक नाइट्राइट में। दूसरा स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस का। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो कल हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा, लेकिन आज रैली रिज्यूम हुई है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था 2 दिन पहले, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं श्रीराम फाइनेंस में। 3190 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 3340 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो ये इस समय मानस के पिक्स। अमित जी, आपकी दो पिक्स क्या रहेंगे इस समय के? इस समय का पहला पिक रहेगा HCL टेक। HCL टेक में हमने एक 52 वीक हाई का ब्रेकआउट लगभग 1700 के आसपास देखा था। आज अर्ली मॉर्निंग में वो लेवल्स वापस से स्टॉक ने रीटेस्ट किया और वापस डेज हाई पे है, तो इसे बाय करें। 1715 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1780 के टारगेट्स रहेंगे HCL टेक में। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा ITC। थोड़ा सा डिफेंसिव है, लेकिन स्टॉक ने एक 20 डमा के आसपास पुल बैक दिया अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे एक बाय बनता है। लगभग 499.80 का प्राइस है। 494 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 510 के टारगेट्स रहेंगे ITC में।
ओके, आईटी से आपका ट्रेड ऑलमोस्ट 500 को स्ट्राइक करता हुआ। विकास, आपके दो ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग अनुज जी और वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि कैनफिन होम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए देखने मिल रहा है। फर्स्ट हाफ एन आवर में हमने नोट डाउन किया कि वहां पे वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और उसके साथ एक अच्छा मोमेंटम इंडिकेटर भी यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कैनफिन होम यहाँ पे बाय करना चाहिए 930 के टारगेट के लिए। नीचे में अभी यहाँ पे 880 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे बेस पे देखने मिल रहा है, तो वो 880 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए। हालांकि फर्स्ट हाफ एन आवर में एक अच्छा मोमेंट कैरी किया है, वहां से थोड़ा रिट्रेस भी हो चुका है। तो मुझे लगता है 890 92 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो इसको बाय कीजिए 930 के टारगेट के लिए। एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा विप्रो आईटी में। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लास्ट टाइम जो जुलाई सीरीज में जो गैप डाउन हुआ था, उस गैप के अंदर ये फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि वापस ऊपर में 554 के टारगेट के लिए विप्रो को यहाँ पे बाय कर सकते हो। 530 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलिए। ओवरऑल आईटी सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। इसमें मुझे लगता है कि विप्रो यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव साइड मोमेंट कैरी करेगा। जो ऊपर में पहला जो टारगेट देखने मिलेगा 554 का, और उसके बाद 568 के आसपास का एक अप मूव यहाँ पे विप्रो में आते हुए देखने मिलेगा। तो दोनों भी मेरे बाय साइड पे कॉल। ओके, तो यहाँ पे जो 8 ट्रेड्स थे, शेड्यूल 8 ट्रेड्स, वो पूरे हो चुके हैं। थोड़ी सी स्पॉटिंग और करते हैं। सचिन, आज आप यूटिलिटीज़ में देखें तो अच्छा मूव है। लुक एट एमजीएल 1.5% ऊपर, आईजीएल में अच्छा मूव है। एक बार जरा गुजरात गैस को देखिए, मतलब गुजरात गैस का चार्ट बाकी दो चार्ट से डिफरेंट है। ये एक पुल बैक ट्रेड है। इसने आज 100 पे सपोर्ट लिया, 50 को काटा, ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पुल बैक ट्रेड्स के आई थिंक श्रेणी में ये ट्रेड कैसा रहेगा, आपका व्यू इस पर? जी, क्लियरली यहाँ पर ये अंडर परफॉर्मर रहा था, बट कहीं जाकर इसने 600 लेवल के आसपास जिस तरीके से एक बेस को मेंटेन किया है, मुझे लग रहा है अगली सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होगी इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। इसका जो डेली आरएसआई है वो लगभग अराउंड 49 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। जल्दी इसमें एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी एंड अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिकॉन्कर करने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 612 के आसपास। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी तगड़ी रिकवरी हो सकती है। एंड जो पुल बैक के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है वो पुल बैक एक अच्छे रैली में भी कन्वर्ट होना चाहिए। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 640 तक की हेडरूम के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 598 के आसपास प्लेस करना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, अब एक और स्टॉक पे व्यू लेते हैं। एक बार ज़रा टाटा मोटर्स, एक बार इसका चार्ट लेकर आइए। टाटा मोटर्स इस समय ठीक ठाक मूव्स दिखा रहा है। सचिन, कोई व्यू है क्या इस पर, टाटा मोटर्स पर? अनुज जी, यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन एग्जिबिट हुआ है। इनफैक्ट 1050 1100 के आसपास का जो क्लस्टर है, मुझे लग रहा है ये क्लस्टर से जल्दी ब्रेकआउट होना चाहिए। तो वीकली चार्ट्स को अगर हम देखें तो वहां पर एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 1100 के आसपास ही प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ानी ही चाहिए। इसका वीकली आरएसआई काफी कॉन्फिडेंटली 60 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है। तो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस काफी छोटे ही है। लगभग अराउंड 1055 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स डिप्लॉय करें। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1230 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। गुरमीत, पहले तो बात करते हैं इस मार्केट की स्ट्रेंथ की। क्या शानदार स्ट्रेंथ रही है यहाँ पर, और लगातार 11वें दिन तेज़ी। क्या व्यू बन रहा है अब इस समय आपका? अनुज, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया स्ट्रेंथ, क्योंकि एक जो वेरिएबल चेंज हुआ है ना पिछले 4-5 साल में, हम लोग सब बाजार में 18-20 साल से है, वो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स आई है डोमेस्टिक बाइंग की। आप देखिए रिटेल और एचएनआई प्लस म्यूचुअल फंड का अगर आप ऐड करेंगे तो 16.5% हो गया है, और एफआई ओनरशिप भी लगभग 16-17% है। तो एक मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काउंटर बैलेंस है। कुछ कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं बहुत सारे फ्रॉड भी क्रिएट कर रहा है ये कुछ पॉकेट्स में,
बट आई थिंक ये काउंटर बैलेंस फोर्स है जिसने काफी सारी हाइपोथेसिस को चैलेंज किया है, और मुझे लगता है कंटिन्यू करता रहेगा चैलेंज करना। थोड़ा सा मीन रिवर्जन होगा मार्केट में। यूएस में हमने देखा रसेल 2000 इंडेक्स बिल्कुल नहीं चला 4-5 साल में, हार्डली 8-9% का कैगर है, 1500 से 2200 गया है 5 साल में। यहाँ हमने देखा स्मॉल कैप इंडेक्स ही 4 टाइम्स हो गया। थोड़ा सा मुझे लगता है लार्ज कैप में थोड़ा मीन रिवर्जन होगा। दूसरा मैक्रो सेटअप जैसा अनुज हम चर्चा करते हैं स्टेबल है। ऑयल प्राइसेस अराउंड $80 के आसपास हैं। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इंडिया की मैं हमेशा बोलता हूँ आप उसको मॉनिटर करिए, वो एक सी ऑफ स्टेबिलिटी है। यूएस की तरह आपको 10-20 पैसे का फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। बॉन्ड यील्ड अराउंड 6.86 के आसपास आ गई है। हमने जब चर्चा शुरू करी थी बॉन्ड यील्ड्स को ट्रैक करने की, ये 7.10 7.15 था अनुज मार्च में। तो अगर आपने बॉन्ड में भी पैसा लगाया होता तो वहां भी डबल डिजिट रिटर्न बना है पिछले 6-8 महीने में, आगे भी अच्छा बनेगा। रेट कट साइकिल स्टार्ट हो रही है, डॉलर इंडेक्स रिसीड हुआ है, तो आई थिंक मैक्रो सेटअप जो है अच्छा है। अर्निंग ग्रोथ मुझे वीक लगी Q1 की, स्पेशली अगर आप टॉप 100 स्टॉक्स के बियॉन्ड जाए, वहां थोड़ा सा केयरफुल रहने की मुझे लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मीन रिवर्ट करिए, थोड़ा रीबैलेंस करिए, क्योंकि ईपीएस जो 4 या 5% आया है BSE 500 का, यूनिवर्स का, और लगभग 250 स्टॉक्स हैं जो 50 पी के ऊपर है इन 500 स्टॉक्स में, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। आप अगर ईपीएस ग्रोथ लो सिंगल डिजिट और वैल्यूएशन 40-50 है, कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा जो आपको आपका आपका नुकसान कर सकता है। तो हमने पैसा अच्छा बनाया है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हम अपने पोर्टफोलियो को प्रिजर्व भी करें अगर ईपीएस ग्रोथ कैचअप नहीं कर रही है उन पॉकेट्स में, और रोटेट करें पोर्टफोलियो। बिल्कुल अच्छा, आपने बात की बॉन्ड यील्ड्स की, आपने बात की ये इंटरेस्ट रेट्स की, तो मैं थोड़ा सा इस पर एक फोकस करना चाह रहा था। अब आईटी ने लीड किया इस मार्केट को, पिछले 10 दिनों में मैसिव रैली हुई है आईटी स्टॉक्स में। क्या यहाँ पर ये जो रेट कट वाली रैली है ये अभी और आगे एक्सटेंड करेगी, और क्या यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं? अनुज, शुरू में हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, क्योंकि यूएस ने जैसी रेट कट की बात करी, आईटी में फर्स्ट मूवमेंट पॉजिटिव होता है। बट हमें मानना चाहिए कि यूएस में इकोनॉमिक डेटा सॉफ्ट आ रहा है। होम सेल का डेटा बहुत सॉफ्ट है, रिटेल सेल का नंबर बहुत अच्छा नहीं है। पेरोल स्पेशली जो नॉन फार्म पेरोल है उसको लेके अब फेड चेयर भी वरीड है। पहली बार हमने वो पावेल सर की स्पीच में सुना। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत जल्दी पिकअप नहीं होने वाली आईटी में। अभी एचसीएल ने एक एनालिस्ट डे किया था तो उन्होंने बोला है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ बाजार रीड करना चाह रहा है, वो प्रीएम्प्ट कर रहा है। ग्रोथ तो अभी भी सिंगल डिजिट में ही है जो गाइडेंस है, लेकिन स्टॉक्स जो है वो काफी ऑलरेडी उसको कैप्चर कर गए हैं। तो मुझे लगता है लार्ज कैप आईटी में बहुत ज्यादा रनवे नहीं लगता है मुझे इस वैल्यूएशन। अगर आप ऑलरेडी टीसीएस 30 टाइम्स प्लस है वैल्यूएशन पे, इन्फोसिस भी 25 टाइम्स प्लस हो गया है जो रन अप हुआ। इनको सही टाइम खरीदने का शायद अनुज, जब हमने पहले भी चर्चा की थी तब तो सब एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शन की बात कर रहे थे, और कोई आईटी को रैली हाथ नहीं लगाना चाहता था 4-6 महीने पहले, और हमने इस बारे में चर्चा की थी। मुझे लगता है बैंक्स पे और एनबीएफसीज पे रोटेट करने का टाइम आ गया है। आईटी में आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, स्पेशली जैसे मुझे लगता है लार्ज कैप में अभी भी टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में थोड़ा सा कंफर्ट है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। मिड कैप स्पेस में केपीआईटी हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो 25-30% ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और थोड़ा सा एक तरीके का आईपी प्ले है, ऑटो सॉफ्टवेयर प्ले है। टाटा टेक्नोलॉजी मुझे लगता है काफी कंसोलिडेट किया है आईपीओ के बाद। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा, और ये पूरा डिजिटल इंजीनियरिंग बिजनेस है। आईटी सिर्फ इसका एक पार्ट है, तो ये थोड़ा ब्रॉडर प्ले है उसमें। और जो थोड़े बहुत ये न्यू एज बिजनेसेस हैं, मैं इनको भी आईटी मानता हूँ, चाहे जोमेटो है, पीबी फिनटेक है। हालांकि वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा घटा है इस बाजार में, जो कि शायद कम पॉकेट्स में इस मार्केट में। तो सिलेक्टिव हुई है थोड़ा सा, मैं प्रोडक्ट और आईपी रिलेटेड प्लेस पे ज्यादा करूंगा। एचसीएल इसलिए क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, सॉफ्टवेयर बिजनेस उनका लगभग 20% एबिट मार्जिन का बिजनेस हो गया है, जो कि मुझे लगता है आगे सरप्राइज करेगा। बहुत कम आईटी सर्विसेज के बाद सॉफ्टवेयर बिजनेस है अभी, और थोड़ा मुझे लगता है रोटेशन हमें बैंक्स में करना चाहिए, स्पेशली एनबीएफसी। ओके अच्छा गुरमीत, अभी आपने बैंक्स का जिक्र किया, बट अगर आप बैंक्स के निफ्टी बैंक के साइडवेज मूवमेंट को कंपेयर करें वर्सेस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, एक बड़ा डाइवर्जेंस है। मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों 52 वीक हाई पे खड़े हैं। चोला इज़ एट डे हाई, चोला इज़ एट ऑल टाइम हाई। सेम इज़ द केस विद कैन फिन होम्स एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। उधर गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में पहले ही काफ़ी अच्छा खासा मूव है। एक ऐसे समय में जब बैंक्स डिपॉजिट्स को लेकर जूझ रहे हैं, और अल्टीमेटली यही पैसा जो होता है वो सोर्स होता है एनबीएफसीज के लिए ही, क्या कारण है कि एनबीएफसीज में ज़्यादा मूव है, और आपका व्यू इस वक्त एनबीएफसीज पर?
उसके दो तीन कारण है। मनी क्रिएशन, आरबीआई का एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है नॉमिनल, क्योंकि बहुत कम हुआ है इस साल, सिर्फ 60,000 करोड़ हुआ है। एवरेज हमने जैसे 2022 में 5-6 लाख करोड़ क्रिएट किया था। थोड़ा सा मनी सप्लाई क्रिएशन भी कम है आरबीआई से। लिक्विडिटी बहुत टाइट रही है, मैंने 2 लाख करोड़ लिक्विडिटी टाइट इतने लंबे समय तक नहीं देखी है। एनबीएफसी जल्दी बेनिफिट करेंगे रेट कट से, क्योंकि वो होलसेल फंडिंग पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। बैंक से बाद डिपॉजिट्स और कासा होता है, और वो थोड़ा थोड़ा लैग के साथ रिप्राइस होता है, उसको रिप्राइस होने में टाइम लगेगा। एनबीएफसी कॉस्ट ऑफ फंड्स में आपको इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर, और वो यूजुअली बेंचमार्क से लिंक्ड होता है, तो अगर 10 ईयर 7.25 था, तो ट्रिपल ए एनबीएफसी मान लीजिए जैसे बजाज फाइनेंस है या पूना वाला है या चोला है, ये 8% में पैसा रेस कर रहे हैं या 7.75 पे रेस कर रहे हैं। अब वो 7.5 पे रेस कर रहे हैं, क्योंकि 10 ईयर भी 6.80 6.85 आ गया। तो जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड रीप्राइस होगी, एनबीएफसीज में आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरा, आरबीआई ने भी बहुत सख्ती करी थी अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे, गोल्ड बेस्ड लेंडिंग पे, थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट था। तो थोड़ा सा ग्रोथ में भी मॉडरेशन था, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ऊपर थे, लिक्विडिटी भी टाइट थी। परफेक्ट जो कॉकटेल होता है नेगेटिव न्यूज का था, ये धीरे धीरे चेंज होगा। इसलिए आपको एनबीएफसी में शायद, जैसे मैंने बोला, पहले देखने को मिलेगा, बैंक्स में ग्रेजुअली देखने को मिलेगा। कुछ अच्छे बैंक्स हैं जो बहुत, जहां वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है, जैसे फेडरल बैंक है, 1.2 बुक वैल्यू है खाली, 80% डिपॉजिट बेस जो है रिटेल हो गया है। एक जमाने में उनका पूरा डिपेंडेंसी होलसेल फंडिंग पे था। लीडरशिप ट्रांजिशन हो रहा है मिस्टर श्रीनिवासन से मिस्टर मनियन पे, बहुत अच्छे लीडर है। और थोड़े जैसे आरबीएल बैंक है, बहुत करेक्शन आया, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया है। कुछ कुछ और हमारी निगाह है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक भी आप देखिए एक रेंज में है। तो बैंक में शायद थोड़े लैग के साथ मूवमेंट आएगा, एनबीएफसी में आपको देखने मिलेगा। और बजाज फाइनेंस 6900 शायद आपको 50 रुपये हाई दिखे, और 21-22 में 8500 उसका हाई था। तो पूरे बुल मार्केट में एक्चुअली डाउन है। तो मुझे लगता है कि अच्छी एनबीएफसीज में, चाहे पूना वाला देखिए आप, 500 550 रुपए का हाई था, अभी भी वहां से 20-25% डाउन है। तो मुझे लगता है एनबीएफसीज में ज्यादा इमीडिएट बेनिफिट शायद देखने को मिले। ओके, अच्छा, अब आते हैं एक और स्पेस पे जिसपे एक रीसेंट लिस्टिंग ने थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो जगा दिया है। ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट, उसके बाद एक सब्सटेंशियल बूम, मेरे ख्याल से 77 पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट 156 का स्विंग हाई लगाया था लास्ट वीक। उसके बाद से ही आप देखिए बजाज ऑटो ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। ये टू व्हीलर स्पेस में स्पेशली आपका टेक इस वक्त क्या है, क्या चीज़ कर रहे हैं आप इसमें? मुझे बजाज बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो उनका तीनों प्लेटफॉर्म्स अच्छा कर रहे हैं। जो उनका पल्सर के वेरिएंट्स आ रहे हैं, 125 सीसी में क्लियर लीडरशिप है। उनका जो चेतक है वो 1 लाख यूनिट्स करने लग गया है, और नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उस स्पेस में, तो ईवी में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और उन्होंने फ्लेक्स इंजन में, जो कि इथेनॉल प्ले है, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी थोड़ा फोकस है, गडकरी जी ने रिपीट किया था अभी पीछे 1-2 दिन पहले कि उन्होंने सारे टू व्हीलर्स को बोला है कि इथेनॉल मॉडल, फ्लेक्स इंजन मॉडल लॉन्च करने को, तो वहां पे भी प्रेजेंस है। प्लस अगर आप मैं राजीव बजाज जी को सुन रहा था सीएनबीसी के चैनल पे, उन्होंने बोला उनका ईवी पोर्टफोलियो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में हाइब्रिड मॉडल शायद इवॉल्व होगा वर्सेस अ प्योर ईवी पे। ओला इलेक्ट्रिक मुझे लगता है एक सर्टेन स्केल के बाद मैं देखना चाहूंगा, एक बार वो नंबर 6-8 लाख यूनिट हो जाए, अभी करेंटली 3-3.5 लाख है, तब शायद थोड़ा बेटर समझ में आएगा, एक वारंटी साइकिल पूरी हो जाए। मैं कुछ नेगेटिव नहीं हूँ उस चीज को लेके, मैं बस थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग दैट स्टोरी। टीवीएस हमें बहुत अच्छा लगता है। टीवीएस का आप देखिए कंटिन्यूसली जो ऑपरेटिंग मार्जिन सिंगल डिजिट होते थे, डबल डिजिट में आए हैं। आई क्यूब का ऑलरेडी जो रन रेट है वो 15,000 के आसपास पहुंच गया है। तो आई क्यूब आप इस साल शायद 2 लाख से ऊपर देखेंगे, जो उनका ईवी प्ले है। अपाची राइडर जो उनके 125 सीसी प्लस सेगमेंट्स है, वहां पे बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम इन दोनों प्लेस में, प्लस जो इनका एंसिलरी प्ले है, जैसे संधार टेक्नोलॉजी है, संधार टेक्नोलॉजी का जो ईवी पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा शेप अप कर रहा है। लॉक्स में मार्केट लीडरशिप है, अभी उनको 2 पेटेंट मिले हैं, उन्होंने अप्लाई किए हैं स्मार्ट लॉक्स में। प्लस वो बाइक का फ्रेम बनाते हैं, जो भी बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं उसका वो फ्रेम बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक्सपोजर जो है टू व्हीलर स्पेस के थ्रू ज्यादा है, बजाज, टीवीएस होल्डिंग और संधार टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये इस समय आपकी पिक्स। अच्छा गुरमीत, इंडिगो पर क्या व्यू बन रहा है अब? इतनी ब्लॉक डील्स के बावजूद स्टॉक गिरने को तैयार नहीं,
और बहुत शानदार मोमेंटम में रहा है स्टॉक। ये आपके पोर्टफोलियो में है क्या और क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? अनुज बहुत कंस्ट्रक्टिव। हम आपको ध्यान होगा हमने ट्रैवल और टूरिज्म पे चर्चा करी थी, एक बार डोमेस्टिक टूरिज्म की भी चर्चा करी थी। इंडिगो में जब ब्लॉक हुए थे पीछे और थोड़ा प्राइस पॉइंट अच्छा मिला था तब हमने एंट्री ली थी। आप देखिए 63% मार्केट शेयर हो गया है। एक जो बहुत अच्छी बात है इंडिगो की, लोग कम ट्रैक करते हैं, जो उसका ऑपरेशन कॉस्ट पे जो कंट्रोल है। एक शायद पूरी दुनिया में 2 या 4 एयरलाइन है जो कैश फ्लो नेटवर्क पॉजिटिव है, इंडिगो उसमें से एक है। पिछले साल उन्होंने 10 करोड़ कस्टमर्स को फ्लाई किया। तो एविएशन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ रहा है। ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। दूसरा उनका इंजन मॉडल लगभग सेम है। अभी जो नया वाला भी उन्होंने लिया है A320, इसका मतलब वो किस जो एमआरओ हम बोलते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर, वो किसी भी आउटलेट पे सर्विस हो सकता है। उससे बहुत टाइम बचता है। दूसरा जो उनका टर्न अराउंड टाइम है, वहाँ पे वो काफ़ी सेविंग कर रहे हैं। तो आप देखिए अगर आप जैसे दिल्ली पुणे फ्लाइट है, वो 1 घंटा 30 मिनट में वो करते हैं जो बाकी एयरलाइंस पौने 2 घंटे में करते हैं। तो आप एक स्टडी है बोइंग की, अगर आप 10 मिनट हर टर्न अराउंड टाइम हर फ्लाइट में बचाते हैं तो साल की 200 फ्लाइट एक्स्ट्रा होती है। तो उनका जो कॉस्ट डायनामिक्स है वो इक्वेशन उन्होंने बिल्कुल क्रैक कर लिया है। बेयर शेल एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, फिर फिटिंग्स में भी डिस्काउंट लेते हैं क्योंकि बल्क फिटिंग्स ऑर्डर करते हैं और फिर वापस लीज बैक करते हैं। बहुत ही अमेजिंग मॉडल है और मुझे लगता है कि ये जो अभी बड़ा ब्लॉक हो रहा है, अगर इससे कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस एक जो कंसर्न रहता है वो ये थोड़ा बहुत जो प्रमोटर इश्यूज रहे हैं बीच में और बड़े-बड़े ब्लॉक आते हैं बीच में, वो इसको कैप करता है। बट मुझे लगता है कि बहुत सॉलिड प्ले है। मतलब 2/3 मार्केट शेयर, बिज़नेस क्लास लॉन्च कर रहे हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। इनकी पोज़ीशन और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और अगर थोड़े डिप्स मिलते हैं तो अच्छा एडिशन हो सकता है पोर्टफोलियो में। भारती एयरटेल पर क्या व्यू है? अब यहाँ पर भी एक बहुत शानदार वन वे रैली रही है गुरमीत। किस पे? सॉरी मैं मिस भा, कर गया। भारती एयरटेल। हाँ, तो अनंत आपको ध्यान होगा हमने वोडाफोन वर्सेस भारती का चर्चा किया था और मैंने बोला था कि बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला। एक जो बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है एयरटेल काफी रन अप हो गया, 500 लेवल्स पे होता था आज से 1.5-2 साल पहले। तो मोबिलिटी बिजनेस पे तो अच्छा कर ही रहे हैं अनुज। 4G एडिशंस अच्छे हैं। आई थिंक ब्रॉडबैंड एक अलग ट्रिगर हो सकता है। अभी आप देखिए करीबन सिर्फ 2.25 करोड़ घरों में वाईफाई है। और जो यूनिवर्स है वो करीबन करीबन 23 से 24 करोड़ घरों का है, क्योंकि अभी जो टैरिफ्स है वो अभी भी थोड़े से ज्यादा है, 1200 से 1500 रुपए। तो अगर यहाँ पे भी एक चार्जिंग जो जो सैशेटाइजेशन मूवमेंट हुआ था, जो प्रीपेड ने किया था, जो अफोर्डेबल कर दिया था, अगर होम ब्रॉडबैंड थोड़ा अफोर्डेबल होता है तो भारती बहुत बड़ा लीडरशिप ले सकता है उसमें। तो मुझे लगता है ये ट्रिगर आ सकता है। सेकंड, अगर जियो का आईपीओ आता है, जो मुझे लगता है शायद आज रिलायंस का एजीएम है, मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, बट अगर जियो का आईपीओ आता है वो भारती को एक फर्दर मुझे लगता है लेग दे सकता है, क्योंकि जियो का वैल्यूएशन 150-200 बिलियन डॉलर ऐसा ऐसा बाजार मानता है। और तीसरा मुझे लगता है जो 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 रेगुलर ट्रिगर है वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन आरपू है। अगर और टैरिफ हाइक आते हैं तो देखने को मिल सकता है। एक जो अच्छी बात है भारती के लिए वो ये है कि जो उनका एबिट है साल का और जो उनके एक्सपेंसेस है वो हर साल 15-18 हजार करोड़ फ्री कैश फ्लो ऐड कर, इससे बैलेंस शीट भी डीलेवरेज होगी। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मूव है और जो अभी उन्होंने ब्रिटिश टेलीकॉम ने स्टेक लिया है, मैं उस मूव को थोड़ा सा देखना चाहूंगा। तो लॉन्ग टर्म में मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। नियर टर्म में शायद क्योंकि बहुत अच्छा रन अप आ गया है, हो सकता है नियर टर्म अपसाइड थोड़ा कैप्ड। अच्छा गुरमीत जी, इस वक्त आपने एक्सचेंजेस में से, और चाहे वो MCX हो चाहे वो BSE हो, सारे ऑल टाइम हाई पे हैं। डिपॉजिटरीज को देखिए, CDSL ऑल टाइम हाई पे, या फिर ब्रोकरेज में से, इन तीन में से क्या क्या रखा हुआ है अपने PMS में? कुछ ऐड किया आपने? तो हमारा एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है CDSL में, कैंप्स में, मोतीलाल ओसवाल में। फ्रॉम अ ब्रोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मोतीलाल ओसवाल का EMC बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, वापस से रिबाउंड हुआ है प्रतीक अग्रवाल जी के आने के बाद। पिछले 1.5 साल में 1 लाख करोड़ के एसेट्स हो गए हैं। और AMC बिजनेस मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे एसेट लाइट बिजनेस है। मैं इसको इनफाइनाइट ROE बोलता हूँ। आप 25-50 करोड़ 100 करोड़ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर वो आपको हर साल 1000 करोड़ पैट देने लगता है एक सर्टेन स्टेज के बाद, जब आप 1 लाख 2 लाख करोड़ ये हो जाते हैं। तो इनफाइनाइट ROE बिजनेस बोलता हूँ मैं हमेशा उसको। थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन है बट एक सर्टेन स्केल के बाद बहुत अच्छा मुनाफा देता है। BSE पे हमारी निगाह रहेगी। अच्छा खासा करेक्शन हुआ है बट मैं सेबी का फाइनल पेपर देखना चाहता हूँ डेरिवेटिव्स पे। किस तरीके का एक्टिविटी वो कर्टेल करते हैं, कितनी एक्सपायरीज कम होती है, उसका एक बार इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद शायद हम एक्सचेंज पे व्यू लेंगे।
और अनलिस्टेड में हमने एनएसई में काफी बेनिफिट हुए हैं। हम हमारे क्लाइंट्स अराउंड 900 रुपीज था आज से 3-4 साल पहले जब एनएसई हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करना शुरू किया था। लगभग अभी 5500 रुपए है मार्केट में, ग्रे मार्केट में। तो एक्सचेंज काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ, बट शायद अगर एक बार सेबी का थोड़ा प्रॉपर डायरेक्शन आ जाए डेरिवेटिव्स को लेके, उसके बाद शायद एंट्री लेना मेरे हिसाब से ज्यादा मुनासिब होगा। ओके, अच्छा, हेल्थ केयर में अभी फार्मा अच्छा कर रहा है, आपसे प्लस एंड फार्मा ऑल टाइम हाई पे, ल्यूपिन एट ऑल टाइम हाई पे। फार्मा में इंक्लूडिंग हेल्थ केयर कहाँ गुंजाइश नज़र आ रही है? जो आपका प्री पोस्ट आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस है गुरमीत, उसमें आपकी फाइंडिंग क्या थी? क्या है चीज़ करने लगे इस प्राइस पे? तो दो चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। एक तो ब्रांडेड जेनरिक से फोकस कर रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा में हमने थोड़ा पोजीशन ली है। उन्होंने जब से एक्विजिशन किया है 13,500 करोड़ का वुमेन हेल्थ केयर पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया अगर आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व करेंगे वो फर्टिलिटी सेक्टर्स हैं। तो जो बहुत तेज ये ग्रो और ये कंसर्न बहुत बढ़ रहा है। तो ये पोर्टफोलियो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म काफी बेनिफिशियल होगा मैनकाइंड के लिए। मुझे लगता है डेट जो है 2-2.5 साल में कंपनी जो है रिटायर कर सकती है। करीबन 7,000 करोड़ का डेट लेना पड़ेगा इस एक्विजिशन को लेके। हमने न्यूलैंड लैब्स में हम काफी लकी रहे, स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव किया है, स्पेशली जो उनका सीडीएमओ पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो आज सीडीएमओ पोर्टफोलियो में अगर आप 300 करोड़ करते हैं और आप नॉर्मल एपीआई फॉर्मुलेशन में 1000 करोड़ करते हैं, आप लगभग सेम प्रॉफिट कमाते हैं। बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। और एक जो यूएस में बायोसिक्योर लॉ की बात हो रही है, उस पे हमारी थोड़ी निगाह है। अगर वो बायोसिक्योर लॉ पास होता है तो जो आपके एडवर्सरी नेशंस हैं उनसे आपकी रॉ मटेरियल सोर्सिंग, एपीआई सोर्सिंग पे पाबंदियां लगेगी। और उस एडवर्सरी नेशंस में चाइना और रशिया भी है, और इंडियन कंपनीज को उससे काफी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो उस पर थोड़ी निगाह है कि वो शायद यूएस इलेक्शंस के बाद होगा। तो जो कुछ अच्छे नाम हैं जो एपीआई फॉर्मुलेशंस में, हम वहां पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। प्राइसिंग स्टेबिलिटी आई है, जो सॉल्वेंट प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हो गए हैं। तो जो पूरे हेडविंड्स थे पिछले 1-1.5 साल के, प्राइसिंग के, इन्वेंट्री ओवर सप्लाई के, वो धीरे धीरे बॉटम आउट होते दिख रहे हैं। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब शो ख़त्म करें उससे पहले आज एक बहुत बड़ा क्यू जो है वो आएगा आखिरी के 1 घंटे में। जी हाँ, एक्सपायरी तो होगी ही, साथ ही रिलायंस की एजीएम चल रही होगी। तो नीरज जी से जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट की क्या मेन तवज्जो लिस्टिंग पर ही रहेगी कि बाकी बिजनेसेस कब लिस्ट होंगे? मेन तो उसी पे है क्योंकि 4-5 साल हो गए और लोग इंतजार कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस बारे में अब चूँकि बिजनेस सेटल्ड है, स्टेब्लिश है, उनके उसको कौन हेड करेगा ये भी तय हो चुका है। तो बहुत उम्मीदें कि रिटेल में या इन्फोकॉम वाले की लिस्टिंग के बारे में कोई टाइमलाइन पता लगे कि मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं तो कम से कम कब लिस्टिंग की प्लानिंग है, टाइमलाइन मिल जाए, वो पता लगे। उस पर बाजार की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। फिर इनका न्यू एनर्जी बिजनेस में, क्योंकि अब आप देखिए इस समय खूब सोलर और विंड एनर्जी और तमाम एनर्जी पे बात हो रही है। तो रिलायंस का अपना प्लान जो 3-4 साल उसके भी हो गए, 75,000 करोड़ का कैपेक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो क्या गीगा फैक्ट्री शुरू हो गई हैं, सोलर पैनल सेल बनना शुरू हुए कि नहीं हुए, कब से बिकने शुरू होंगे, तो ये सब भी लोग सुनना चाहेंगे क्योंकि ये सब ग्रोथ ड्राइवर है। प्लस साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल्स में भी लोगों की बहुत दिलचस्पी है कि भाई औपचारिक रूप से ये तो बताइए कि कामकाज कब से क्या शुरू हो रहा है। अभी तो केवल कंपनी है और लिस्टेड है, बिल्कुल, और टाई अप्स है खूब सारे। तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है मार्केट बहुत कीनली वॉच करा। लेकिन हमेशा ये चूंकि 1.5-2 घंटे की कम से कम स्पीच होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोई नई चीज़ें भी हो सकती है जो हम लोगों को शायद अंदाज़ा भी ना हो, जो अनाउंस हो सकते हैं। तो इन सब को मिला के मार्केट बिल्कुल 2 बजे तक इंतजार करेगा, फिर सुनेगा इसको। बिल्कुल, और 3:45 तक शायद ये एजीएम चलेगी। तो देखते हैं फिर आज क्या निकल कर आता है इस एजीएम से। नीरज जी, थैंक यू। और इनफैक्ट अब इस शो को यहाँ समाप्त करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद नीरज जी कंटिन्यू करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ।